गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का बच्चों अब तक जो हुआ था ऑर्गेनिक में उसमें IUPAC हुई थी। उसके बाद हमने स्टार्ट की थी आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करी थी। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। पहले हम वो डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? जैसे चिरैल कार्बन, बहुत से लोग इसको किरैल पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको चिरैल पढ़ते हैं, या एसिमेट्रिक कार्बन। चिरैल कार्बन क्या होता है? पहली बात तो चिरैल कार्बन सैचुरेटेड होता है, यानी कार्बन की पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और सिंगल बॉन्ड होंगे तो 4 होंगे। कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी फॉर डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स से। जैसे यहां पर हमने ले लिया Cl, ये चिरैल कार्बन है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स लगे हैं। और कोई एग्जाम्पल ले लो, यहां पर देखिए ये सब कुछ डिफरेंट है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों या एटम्स लगे हों, या कुछ ग्रुप और कुछ एटम्स लगे हों, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं चिरैल कार्बन। द कार्बन हुज ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स इज नोन एज चिरैल कार्बन, या इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एक तो छोटी सी डेफिनेशन ये है। इसके नोट्स आपको वीडियो से देख के नोट नहीं करने हैं, ये आपको मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, सिर्फ वीडियो देखनी है और समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हेडिंग आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। हाइगेंस थे, उनकी एक वेव थ्योरी थी जिसमें यह बताया गया था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दीज वेव्स वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। यहाँ पर अगर एक लाइट का सोर्स है तो इसकी लाइट हर डायरेक्शन में जारी होगी। हर डायरेक्शन का मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शंस। इधर एक वेव जारी होगी, एक वेव इधर जारी होगी। अब जैसे अगर ये वेव जा रही है बच्चों ऐसे, इस टाइप से, अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे तो हमको एक सीधी लाइन दिखाई देगी इस टाइप से, ये लाइन दिखाई देगी, ये वेव है। ये वेव यहाँ पे है, ये ओरिजिन ऐसे करके आ रही है, और अगर आप सामने से देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। हाइगेंस ने कहा था कि लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इस लाइट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। सपोज कर लो ये एक लाइट का सोर्स है, इससे जो वेव्स निकल रही हैं लाइट की वो हर डायरेक्शन में जा रही है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन। ये जो ऐसे करके वेव आ रही है ये एक प्लेन में आ रही है, इस टाइप से जो प्लेन है ऐसे चल रही है। एक डायरेक्शन नहीं बोलेंगे हम, एक प्लेन बोलेंगे। इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करो आप एक निकोल प्रिज्म से, इसको हम क्या बोलेंगे? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म आप फिजिक्स में पढ़ोगे, इस टाइप की एक डिवाइस होती है, समझने के लिए कर लो। ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रहा हूं ये वो पार्ट है जहां से होके लाइट पास नहीं होगी।
अब यहाँ पर लाइट आई, ये ऑर्डिनरी लाइट, जो वाइब्रेशन ऐसे आ रहा होगा ये इससे पास आउट नहीं होगा, ये वाला पास आउट नहीं होगा, ये वाला पास आउट हो जाएगा। इसमें देखो दरवाजा है, कोई अगर बिल्कुल ऐसे करके आएगा तब तो वो दरवाजे से पास हो जाएगा, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा वो क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो जो वाइब्रेशन ऐसे आ रहा है, मान लो इधर से पीछे से लाइट पड़ रही है, जो वाइब्रेशन ऐसे आ रहा है ये पास नहीं होगा, जो ऐसे आ रहा होगा ये पास नहीं होगा, जो वाइब्रेशन ऐसे आएगा वो पास हो जाएगा। यानी इससे जो लाइट बाहर आएगी वो इस टाइप से आ रही होगी वाइब्रेट करती हुई। इस लाइट को हम बोलते हैं, जो कि एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही होगी, देखो एक ही प्लेन है, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये निकोल प्रिज्म आप ऐसे रख दोगे, सपोज कर लो हम ऐसे रखते हैं, अब इससे जो लाइट पास आती वो ये वाली पास आती, इस टाइप से वाइब्रेट कर रही होती, एक इस प्लेन में आ रही होती, ये वाली इस प्लेन में आ रही है। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं एक निकोल प्रिज्म से, तब उस निकोल प्रिज्म से जो लाइट क्रॉस होके बाहर आती है, इमर्ज होती है, वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही होगी। दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस निकोल प्रिज्म को बोलते हैं पोलराइजर, ये पोलराइज कर रहा है लाइट को। तो ऐसी लाइट जो हर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, हर प्लेन में, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट, और जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे होंगे जिसके वाइब्रेशंस, उसको बोलोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है वो आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल वर्ड है, इसका मतलब जाहिर सी बात है लाइट से रिलेशन रहा होगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, PPL। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके सोल्यूशन में से, अगर लिक्विड है फिर कोई बात ही नहीं है, और सॉलिड है तो उसका एक्वा सोल्यूशन बना लो, जैसे कि ग्लूकोज है तो उसको पानी में घोल लिया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे होते हैं कि जिनमें से होके प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास की जाती है तो या तो वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जो रोटेट कर देंगे आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। The phenomena is known as optical activity. Certain organic compounds rotate the PPL when passed through their aqueous solution. These compounds are called optically active compound and the phenomena is known as optical activity. अगर कोई कंपाउंड PPL को रोटेट नहीं कर रहा है आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइट ऐसी आ रही है ऐसी ही पास हो गई, तब आप कहोगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर रोटेट कर देता है तो एक्टिव है ऑप्टिकली। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो लीवो रोटेटरी। इसको डी बोलते हैं, स्मॉल डी, और इसको एल, इसको प्लस फॉर्म बोलते हैं और इसको माइनस। जैसे अगर कोई पीपीएल को रोटेट कर रहा है 10 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप कहोगे उसका स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 10 डिग्री। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसके कई स्टीरियो आइसोमर यानी डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस पॉसिबल होते हैं। कुछ रोटेट करते हैं पीपीएल को क्लॉकवाइज और दूसरा स्ट्रक्चर रोटेट करेगा उसी कंपाउंड का
एंटी क्लॉकवाइज। तो जो स्ट्रक्चर रोटेट करेगा पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको आप बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको बोलोगे लीवो रोटेटरी। ये होता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। पहली कंडीशन है कंपाउंड में कम से कम एक एटलीस्ट 1 चिरैल कार्बन। कंपाउंड में कम से कम एक कैसा कार्बन होना चाहिए? चिरैल। दूसरी, उस कंपाउंड की जो मिरर इमेजेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कोई लेटर P है और ये मिरर रखा हुआ है, इसकी जब इमेज बनाओगे तो इसको ऐसे पलट के रख दोगे, इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, ये बन गया P। ये इसकी इमेज है। अब इस इमेज को उठाओ और देखो तो इसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। अगर उठा के लाने पर बिल्कुल ऐसे ऊपर आ जाती है तब आप कहोगे सुपर इम्पोज हो रही है, और ऊपर अगर नहीं आ पाती है तो आप कहोगे P की जो इमेज है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। अब बात आती है A की। अगर सपोज कर लो हमने लेटर A लिया, इसकी इमेज बनाओ, इसको ऐसे पलट के रख दो, रख दिया। अब इसको इसके ऊपर लेके आओगे तो एग्जैक्ट इसके ऊपर ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो A की इमेज सुपर इम्पोज हो रही है और P की इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। वो जो कंपाउंड होंगे उनकी इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, तब हम देखेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। थर्ड कंडीशन, उस कंपाउंड में नहीं होनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहां पे आता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किसे बोलते हैं? जैसे सपोज कर लो एक ये सर्किल है, तो ये इसका जो डायमीटर है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला अगर सर्किल इसके ऊपर रोटेट करके रख दें तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ चुका होगा। ऐसे करके आपको एक सेमी सर्किल दिखाई देगा, आपको एक सेमी सर्किल दिखाई देगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यानी सर्किल का जो डायमीटर है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे डायमीटर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर कोई ये ज्योमेट्री है, ये वाली लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि जब आप इसको पलट के इसके ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, टेढ़े मेढ़े करके ऐसे आएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। अब मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का यहीं पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कर लो ये कोई भी कंपाउंड है और उसका ये स्ट्रक्चर है। यहां पर देखो, हमको ये देखना है कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इसको बीच से कट करो, इसको बीच से कट करो और देखो, इसको यहां से तोड़ो ऐसे करके, तो C के ऊपर C आ गया, COOH के ऊपर COOH आ गया, OH के ऊपर OH आ गया और H के ऊपर H आ गया। यानी अगर इसको ऑब्जेक्ट मानो और इसको मिरर मानो तो ये इमेज हो रही है। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मैंने एक कोई स्ट्रक्चर बनाया, ये वाली लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर लेके आओगे तो OH आएगा H के ऊपर, जबकि आना चाहिए OH के ऊपर OH और H के ऊपर H। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली कंडीशन है, ये तभी आप चेक करोगे जब कंपाउंड के अंदर इवन कार्बन होते हैं। चिरैल कार्बन इवन नंबर में होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में 1 चिरैल कार्बन है या 3 चिरैल कार्बन है तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ओके होगी, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थर्ड कंडीशन हम चेक ही तब करेंगे जब मॉलिक्यूल में कम से कम
2 चिरैल कार्बन हो या 4 हो या 6 हो, यानी इवन नंबर में हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लोगे आप? हमने कंपाउंड ले लिया लैक्टिक एसिड, ये फार्मूला होता है इसका ये वाला। ये कार्बन चिरैल है क्योंकि इधर COOH लगा है, इधर CH3, इधर OH और इधर H, चारों ग्रुप अलग अलग है। मिरर इमेज बनाओ इसकी। जब आप मिरर इमेज बनाओगे बच्चों तो ये ऐसा है, इसको ऐसे पलट के रख दोगे। जब आप ऐसे पलट के रखोगे अब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे OH आ रहा है किसके ऊपर? H के ऊपर। सुपर इम्पोज नहीं हो रही है इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। अब आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी कि कम से कम एक चिरैल कार्बन है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी कि जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तीसरी कंडीशन यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिरैल कार्बन एक ही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये PPL को रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये D है तो वो L है। PPL को रोटेट करवाओ, हम रोटेट करवाएंगे छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ। छोटे ग्रुप का मतलब हम बता रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कम है। इसका 1 है और इसका है 16 and 1 17। तो ये PPL को रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा डी लैक्टिक एसिड और ये हो जाएगा एल लैक्टिक एसिड। ये हो गया, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कौन? लैक्टिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं टार्टरिक एसिड का। एक स्ट्रक्चर ये होगा, एक स्ट्रक्चर ये होगा। यहां पे देखो बच्चों, इसकी इमेज बनाओ। इसकी इमेज यहां पे बन नहीं पाएगी बच्चों, मैं इधर बना देता हूं। देखो ये इसकी इमेज बन के आ रही है, ये इसकी इमेज बन के आ रही है। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों, इसको हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 नाम दे दिया, इसको सेकेंड नाम दे दिया, इसको हमने थर्ड नाम दे दिया और इसको स्ट्रक्चर 4th नाम दे दिया। पहली कंडीशन चिरैल कार्बन, देखो ये चिरैल कार्बन है और ये चिरैल कार्बन है। ये चिरैल कैसे है? इधर एक ग्रुप लगा है COOH, एक लगा है OH और एक लगा है H और एक ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि ये चिरैल कार्बन है। नेक्स्ट में आओ, ये भी चिरैल कार्बन है। ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप सब डिफरेंट है। यानी पहली कंडीशन हमारी ओके हो गई कि कम से कम एक चिरैल कार्बन होना चाहिए और यहाँ पर चिरैल कार्बन है, 2 हैं, हमें तो एक से ही काम चलाना था। इसकी जो इमेज बनी, इस इमेज को आप उठा के लेके आओ तो ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है, OH आ रहा है H के ऊपर, तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है।
सिमिलरली यहां पर उठा के लाओगे तो ये OH आया H के ऊपर, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो ये इमेज भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन भी ओके हो गई। अब थर्ड कंडीशन में आप लोग आइए, क्योंकि यहाँ पे इवन चिरेल कार्बन है यानी 2, इसलिए आपको थर्ड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। यहां से कट करके देखो इस मॉलिक्यूल को और आप ये पाओगे बच्चों कि ये जो लाइन है, जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, ये इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको बीच से ऐसे मोड़ दो। जब आप इसको बीच से मोड़ोगे तो C के ऊपर C आएगा, COOH के ऊपर COOH आएगा, OH के ऊपर OH आएगा और H के ऊपर H आएगा। यानी ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ये जो 2 पेयर है ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि ये PPL को रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? H से OH की तरफ रोटेट करो, आधा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आधा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ओवरऑल PPL ना लेफ्ट में रोटेट होगी और ना राइट में। यहां पर देखो ये वाली लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि OH आएगा H के ऊपर। यहां पर देखो ये क्लॉकवाइज, यानी ये जो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये PPL को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और ये रोटेट करेगा H से OH की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये D है डेक्स्ट्रो तो ये लिएवो रोटेटरी L होगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। चिरेल कार्बन भी है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है और नेक्स्ट कंडीशन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब एक आती है मीजोफॉर्म। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि उसका हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का आधा पार्ट PPL को रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आधा पार्ट रोटेट करवा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब आप कहोगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको हम बोलते हैं मीजोफॉर्म। इसको देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मीजोफॉर्म, ये मीजोफॉर्म हुई। अब एक आता है रेसेमिक मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? रेसेमिक मिक्सचर। इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म। अगर 10 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं तो 10 मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी होंगे। ओवरऑल PPL रोटेट नहीं होगी, ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आधे मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे अगर हम लैक्टिक एसिड का जो मैंने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, आप इसी को ले लीजिए। ये D है, इतना ही ले लो L, इतना ही ले लो, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 50-50% मोल ले लोगे तो दिस इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। इफ 50% मतलब इट इज, मतलब रेसेमिक मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो कहेंगे इट इज एन इक्विमोलर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। तो ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे थे। अब बात आती है, इसमें 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये मैं मिटा देता हूं कहीं हौच-पौच ना हो जाए। एनेंशियोमर्स बहुत बार यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
एनेंसियोमर्स, ये बच्चों सब स्टीरियो आइसोमर है, कंपाउंड एक ही है, बस उसके अरेंजमेंट डिफरेंट है, कभी OH इधर, कभी OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर ये हुए स्टीरियो आइसोमर्स। एनेंसियोमर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कहेंगे दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो मगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है मगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। यहां पे आप आ जाइए, ये इसकी मिरर इमेज है, देखो है मगर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। तो थर्ड एंड फोर्थ ये दो एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों एनेंसियोमर्स के। एनेंसियोमर वो होते हैं, ध्यान रखना, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं मगर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये एनेंसियोमर्स हुए। डायास्टीरियोमर्स, These are neither mirror images nor superimposable। ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर होंगे यानी एक ही कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और ना उनके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे होंगे। जैसे हमने कहा फर्स्ट और सेकेंड ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं मगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो ये डाइस्टीरियोमर्स नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नाइदर मिरर इमेजेस नॉर सुपर इम्पोजेबल। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड में आप आ जाइए, ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये चार एग्जाम्पल हो गए आपके डायास्टीरियोमर्स के। तो एनेंसियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं मगर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, और डायास्टीरियोमर्स वो होते हैं जो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और ना उनके ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया बच्चों आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप टॉपिक को। सबसे पहले हमने पढ़ा चिरैल कार्बन, उसके बाद हमने मिरर इमेज कैसे सुपर इम्पोज होंगी कब नहीं होंगी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इतने टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हमने डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी की बात करी और हमने दो एग्जाम्पल पढ़े आज इस लेक्चर में, एक लैक्टिक एसिड का और एक टार्टरिक एसिड का। डेक्स्ट्रो रोटेटरी पढ़ा हमने, लीवो रोटेटरी पढ़ा, रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा और मीजो फॉर्म पढ़ी। मीजो फॉर्म में एक ही मॉलिक्यूल का 50% पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपीएल को और 50% रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर में ख़त्म हो गई। मैं नोट्स अभी कुछ देर के बाद आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि आप कॉपी करोगे। IUPAC आप कर चुके होगे। थैंक यू।